जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आते थे। तो इसमें हमने अल्पसंख्यक समुदाय की चर्चा की थी कि क्या होते हैं, किस बेसिस पे हम अल्पसंख्यक समुदाय को पहचान सकते हैं। अभी हम देखते हैं आर्टिकल 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार की चर्चा है। आर्टिकल 31 कहता है संपत्ति का अधिकार, मगर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 44वां संशोधन करके 1978 में इसे संपत्ति के अधिकार से हटा के इसे कानूनी अधिकार बना दिया और इस आर्टिकल से हटा के इस अधिकार को आर्टिकल 300 के काम में जोड़ा है। जब हम आर्टिकल 300 तक पहुंचेंगे तो 300 के काम में हमको सेम यही देखने को मिलेगा, तो हम उस समय इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसे पहले यही जोड़ा गया था। तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। अब इसके तहत क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति की मुख्यतः ये जमीन से रिलेटेड होता है। तो जमीन, कोई भी ऐसी जमीन है जिसपे सरकारी कार्य करना है या कोई प्रोजेक्ट अटक रहा है ऐसी जमीन पे, तो सरकार उस जमीन को खरीद लेती है, उसके बदले भूमि अधिग्रहण मुआवजा दे देती है। भूमि अधिग्रहण मुआवजा क्या होता है कि बाजार पे वर्तमान कीमत में जो वैल्यू होती है उस जमीन की, तो सरकार उससे थोड़ा ज्यादा ही हमको देती है, जिसमें हमें भी कुछ लॉस ना हो। क्योंकि सामान के बदले अगर उतना रुपया दे देंगे तो हम कुछ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरा ये घर है, मान के चलो 1 करोड़ रुपए का है, मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगी, ले लूंगी सरकार से और ये घर दे दूंगी, ये जमीन मतलब दे दूंगी, तो इससे मुझे वास्तविक कीमत तो मिल गई, लेकिन कुछ ये 1 करोड़ का घर मुझे तुरंत तो मिल नहीं जाएगा, कुछ दिन मुझे अलग से स्टे करना पड़ेगा। तो ये स्टे कर पाऊं मैं और उस संपत्ति का दोबारा कोई अच्छा घर बनवा पाऊं संपत्ति द्वारा, तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाते हैं। इसी को भूमि अधिग्रहण मुआवजा कहा जाता है। तो ये एग्जाम्स में ये आर्टिकल 31 के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, 44वां संशोधन भी पूछा जाता है और इसे कब चेंज किया गया था ये भी पूछा जाता है और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी पूछा जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी। मान के चलो ये मेरा घर है और जैसे कोई भी रेल लाइन बिछानी है मुझे और ये डेस्टिनेशन है, मान के चलिए ये महाराष्ट्र है और ये यूपी है, मेरा घर एमपी में है और जहाँ पे ये रेल लाइन बिछानी है उसके बीचों बीच मेरा घर आ रहा है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पटरियां सामने से निकले और मेरा घर अगर सामने पड़ रहा है तो पटरियों को घुमा दिया जाए कुछ इस तरह, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी कि रेलवे को एक्स्ट्रा खर्चा आएगा और ये एक्स्ट्रा खर्चा सिर्फ मेरे घर की वजह से नहीं होगा, और भी लोगों के घर शामिल होंगे इसमें, तो रेलवे को खामखाही बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। तो ऐसी जगह पे, और इससे क्या होता है, रिस्क भी होता है कि ट्रेन स्पीड में जाती है, अचानक से मुड़ेगी और यात्रियों को भी झटका लग सकता है। फिजिक्स का रूल कहता है, जड़त्व के नियम के आधार पे हमको झटका भी लग सकता है। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो ऐसी चीजों की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है, तो इसलिए इसको फिर सरकार खरीद लेती है इस जमीन को और यहाँ से सीधा ट्रैक बिछा देती है। तो 1978 में यही घटना हुई थी, जिसकी वजह से मोरारजी देसाई ने इस अधिकार को खत्म करके इसे कानूनी अधिकार का रूप दे दिया। तो भूमि अधिग्रहण मुआवजा देके इसे, इस जमीन को केवल सरकार ही खरीद सकती है। जैसे सरकार कोई बड़े प्रोजेक्ट लाती है, मान के चलिए सरकार को मेरा जहाँ पे घर है वहां पे इसरो का लॉन्च स्टेशन बनाना है, तो लॉन्च स्टेशन छोटी सी जगह में तो बनेगा नहीं, बहुत सारे लोगों के घर या बहुत से लोगों का खेत वगैरह ये सब जाएगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि थोड़ा सा इधर पे एरिया ले लिया, थोड़ा यहाँ पे एरिया ले लिया, कुछ यहाँ पे ले लिया, कुछ यहाँ पे ले लिया और लॉन्च स्टेशन बन गया। इसके लिए हमको एक बड़े भूभाग की जरूरत पड़ेगी। तो ये बड़ा भूभाग के लिए जो लोग यहाँ पे निवास करते हैं उनका एग्री होना जरूरी है, इसलिए ये नियम को लाया गया। अन्यथा इसमें बहुत दिक्कत होती, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होता। अगर मेरे घर के ऊपर ही, मतलब मेरे घर वाली जमीन पे अगर एयरपोर्ट बनाना है तो भी हमको बड़े जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी जमीनों के लिए सरकार दूसरों की जमीनों को ले लेती है और वहां पे अपना निर्माण कार्य करती है और उसके बदले में उन्हें या तो जमीन दे देगी या फिर कुछ पैसे दे देगी। तो ये होता है कानूनी अधिकार।
जब तक ये संपत्ति के अधिकार में था तो सरकार भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती थी। अगर सरकार को कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है और जमीन चाहिए तो सरकार नहीं ले पाती थी और इसका यूज अच्छे से नहीं कर पाती थी। तो सरकार ने फिर से चेंज करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। और जब मैंने आपको स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया था तो आर्टिकल 19 पढ़ाया था। 19 का F पॉइंट यानी 6वां पॉइंट वो भी संपत्ति के अधिकार की बात करता है और आर्टिकल 31 भी संपत्ति के अधिकार की बात करता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है। आर्टिकल 19 कहता है संपत्ति का अधिकार, लेकिन ऐसी संपत्ति जो हमने स्वयं ने कमाई हो। जबकि आर्टिकल 31 कहता है खानदानी संपत्ति। स्वयं द्वारा निर्मित संपत्ति का मतलब होता है जैसे मैं कोई जॉब कर रही हूँ या मैं अपने द्वारा ही पैसे कमा रही हूँ, तो उस पैसे से मैं जो भी संपत्ति खरीदूंगी वो स्वयं की संपत्ति होगी। मगर ऐसी कोई संपत्ति जो मैंने स्वयं ने ना कमाई हो, मेरे माता पिता द्वारा मुझे दी गई हो या मेरे दादा द्वारा दी गई, दादा दादी द्वारा, या जो वर्षों से खानदान के रूप में चली आ रही है, तो ऐसी संपत्ति को खानदानी संपत्ति कहते हैं। तो इसमें सिर्फ बस ये इतना सा अंतर होता है, बाकी दोनों ही संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। 44वें संशोधन द्वारा इन दोनों ही संपत्तियों को हटा के 300 के काम में जोड़ दिया गया था। अभी ये तो आर्टिकल बहुत छोटा सा था। अब हम कल के आर्टिकल में देखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये संवैधानिक उपचार जब मैं छोटी थी तो पढ़ती थी तो मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि उपचार का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ये लगभग क्लास 7th और 9th में इसका छोटा छोटा मतलब थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन मिलता था और उसी टाइम फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह भी पढ़े थे। तो मुझे लगता था कि जैसे फर्स्ट एड बॉक्स में जो ट्रीटमेंट होता है उसे भी उपचार कहते हैं, ये भी उपचार। मैंने कहा ये संविधान में कैसा उपचार है, किस टाइप का उपचार है, तो समझ नहीं आता था। जब बाद में मैंने इसे पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये वैसा उपचार है जो कहीं और नहीं मिल सकता है। तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। वैसे तो ये एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32, इसमें 5 क्लॉज है, मगर ये क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं और साथ ही साथ अगर हम इनको जान लेते हैं तो कोई भी हमें बेवकूफ नहीं बना पाता है, क्योंकि ये अधिकार हमको, ये मौलिक अधिकारों की जान कहलाते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से कल तो काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि है तो छोटे पर इनको बहुत गहराई से समझना पड़ता है और इनके द्वारा हम समझ के कि मतलब अपने अधिकारों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में संवैधानिक उपचारों को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।